उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव में 321 पदों के लिए 2266 उम्मीदवार मैदान में, 27,281 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारियों के 587 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी, 27 नवंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। उत्तराखंड में अब जमीन और फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, शासन ने रजिस्ट्री की फीस 50,000 रुपए तक बढ़ाई। देहरादून एयरपोर्ट पर सीएनएस प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने को मैनेजमेंट कोर्स शुरू, देश भर के हवाई अड्डों के 11 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड में आयोडाइज नमक में मिलावट की खबर के बाद प्रदेश भर में उठान पर लगी रोक, रुद्रपुर लैब की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। देहरादून से बद्रीनाथ तक बढ़ी सर्द हवाओं की रफ्तार, उत्तराखंड में ठंड ने पकड़ा जोर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में आपदा से घटा ट्रैकिंग कारोबार। बता दें कि पिछले साल 3,30,000 पर्यटक पहुंचे थे उत्तराखंड और इस वर्ष 2,68,000 पहुंचे हैं पर्यटक। इस साल 72,000 से कम पहुंचे पर्यटक। आपदा से ट्रैकिंग कारोबार हुआ बुरी तरीके से प्रभावित। इस साल 72,000 से कम पहुंचे पर्यटक। उत्तराखंड में आपदा से घटा ट्रैकिंग कारोबार। आपदा की वजह से प्रभावित हुआ ट्रैकिंग पर्यटक। पिछले साल 3,30,000 पर्यटक पहुंचे थे उत्तराखंड। खबर पौड़ी से, जहां जनपद मुख्यालय पौड़ी में आगामी शरदोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को पारस्परिक समन्वय के साथ कार्य करते हुए आयोजन को सफल, सुरक्षित एवं आकर्षक बनाने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने बताया कि शरदोत्सव 20 से 23 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जबकि फुटबॉल प्रतियोगिता 18 नवंबर से प्रारंभ होगी। उन्होंने कहा कि शरदोत्सव में विंटर लाइट इवेंट, प्रदर्शनी, झांकियां, खेल प्रतियोगिताएं, पेंटिंग प्रतियोगिता, क्विज, चित्रकला, मैराथन, साइकिलिंग सहित अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। यहाँ पे नगर पालिका पौड़ी द्वारा 20 नवंबर से शरदोत्सव का कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसके के क्रम में सभी के साथ समन्वय और सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों और जो हमारी आम जनता भी है उनके सबके बीच में समन्वय बैठक अभी की गई कि और उसमें यही डिसाइड हुआ मेन रूपरेखा डिटेल सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव भी आए कई लोगों के द्वारा। तो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कैसे सुनिश्चित हो सके बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा और हमारे जो व्यापारिक संगठन है, इस पर भी चर्चा की गई। आज शरदोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में
माननीय जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे सभी सम्मानित नागरिकगणों की और विभागों की बैठक ली, जिसमें कि उसकी रूपरेखा जो तैयार की गई थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ कि कब उद्घाटन होगा, कितने इवेंट्स होंगे, किस किस तरह से होगा। और बाकी सारी प्रक्रिया उन्होंने समझाई कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें होनी है, किस विभाग का कहाँ पे मतलब इन्वॉल्वमेंट होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में वार्ता हुई। जी, यहाँ पे शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं उनका पूरा प्रतिभाग रहेगा। ये हमारे पौड़ी में शरदोत्सव आयोजन होना है 20 से लेकर के 23 नवंबर तक। तो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक आहूत की गई थी। इसमें मेले में जितने भी प्रोग्राम्स होने हैं उसमें हमारे जितने भी विभागों की हमें आवश्यकता पड़ सकती है उन सभी विभागों को बुलाया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए हैं, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, बेबी शो प्रतियोगिता, पेंटिंग, तो इन सब के बारे में चर्चा हुई। खबर देहरादून से, जहां पर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में यूपी एटीएस यदि दून पुलिस से संपर्क करती है तो वो बिल्कुल तैयार है। जिले में हाई अलर्ट के साथ तो सभी कदम उठाए गए जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो। संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए कार्रवाई की गई। इसके तहत शहर केमिकल विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई है। साथ ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए दिशा निर्देश बनाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट हाई अलर्ट के बाद से बाहरी क्षेत्रों पर निगरानी की जा रही है। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि पाई गई तो फौरन एक्शन लेने का आदेश है। हालांकि एसएसपी ने बताया कि अभी तक ब्लास्ट के सिलसिले में यूपी एटीएस ने दून पुलिस से संपर्क नहीं किया है। यदि वो संपर्क करते हैं तो पुलिस उनकी सहायता के लिए तैयार है। यहाँ जमीनी स्तर पर सुरक्षा और जांच पर संबंधी कार्य किए गए, जिनका ब्यौरा भी तैयार है। क्या काम करें? दो तीन चीजें और कोई बात नहीं। आप लोगों ने भी स्कैन करने शुरू किए इस तरह के व्हाट्सएप जो दिल्ली की जो की घटना हुई थी उसको देखते हुए उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया था, और साथ ही साथ देहरादून में भी इसको देखते हुए विभिन्न स्थानों पर, खासकर जो हमारे संवेदनशील स्थान है, भीड़ भाड़ के स्थान है, उन जगहों पर लगातार चेकिंग अभियान के लिए टीमों को लगाया गया था। इसी के तहत जो जानकारी मिली थी इस तरह के जो विस्फोट की घटना कहीं ना कहीं सेकंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ियों को खरीदा जाता है, खरीदने के बाद ही उसको उसमें प्रयोग किया गया। इस सूचना के आधार पर जो इनपुट प्राप्त हुए थे उसके आधार पर यहाँ देहरादून में बहुत सारे लोग यहाँ पर कार रेंटल और कार सेल का काम करते हैं। जगहों पर भी हमारे इस जगह पर थाना क्षेत्र में वहाँ पर आकस्मिक रूप से चेक किया गया। खबर सितारगंज से है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को धरना दिया। उन्होंने कहा कि मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रुक्मणी धामी के नेतृत्व में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने धरना दिया और उन्होंने बताया कि बाल विकास परियोजना में नियुक्ति के समय उन्हें 6 प्रकार के कार्यों का दायित्व सौंपा गया था, जिससे स्कूल, पूर्व शिक्षा, पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं और बाल निगरानी है। लेकिन इन 6 कार्यों के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से निर्वाचन, वार्ड ड्यूटी, बीएलओ, पल्स पोलियो सहित विभिन्न विभागों के काम कराए जाते हैं। मानदेय बढ़ोतरी मांग को लेके बैठे हैं और हमारी मानदेय बढ़ोतरी होनी चाहिए। जिनके 800 महीने का 24,000 हमें मिलना चाहिए। अन्य विभागों के काम विभाग हमसे ना करवाए, सरकार हमसे ना करवाए। हमें अपने विभाग से कोई वो नहीं है, हमें सरकार से है। मानदेय हमें सरकार बढ़ा के देगी, इसीलिए हम धरने में बैठे हैं। 9,300 में किसी का घर नहीं चलता है और अन्य विभागों के काम हम पे न थोपे जाए। जैसे क्या कहते हैं, पल्स पोलियो की ड्यूटी और बेलों की ड्यूटी, निर्वाचन का काम और गौरानंदा का जो इंटर पास की लड़कियां हैं
शिक्षा विभाग का काम है, समाज कल्याण विभाग का काम है, वो हम आंगनबाड़ियाँ कर रही हैं। हमारी सिर्फ 6 सेवाएं हैं, हम उन्हीं पे कार्य करेंगे। विकासनगर अंतर्गत बाड़वाला जोगो मार्ग पर एक सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब यह पिकअप वाहन सुबह टेंट का सामान लेकर वापस विकासनगर लौट रहा था, जो बाड़वाला चिड्डो मार्ग पर हाथियारी के पास अनियंत्रित होकर 250 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें वाहन चालक राशिद अली की मौके पर मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार एक अन्य व्यक्ति। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू चलाकर घायल व मृतक को बाहर निकाला। प्रातः 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि हथियारी के पास जुडो मार्ग पर हथियारी के पास एक पिकअप वाहन नीचे खाई में गिरा है। तो इस सूचना पर हमारे द्वारा तुरंत विकासनगर पुलिस तथा एसडीआरएफ को रवाना किया गया। एसडीआरएफ और विकासनगर पुलिस द्वारा उक्त स्थल पर जाके, जो कि सड़क से लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर एक वाहन पिकअप वाहन गिरा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ था, जिसको सकुशल पूर्वक बाहर निकाला गया। खबर देहरादून से, जहां पर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल की है और एग्जिट पोल द्वारा भी अनुमानित किया गया कि इस चुनाव के दौरान महिलाओं का विशेष समर्थन मिला है। वहीं प्रदेश भाजपा के महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि केंद्र से लेकर राज्यों में उपस्थित भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में अनेकों कार्य किए गए हैं और साथ ही अनेकों लाभकारी योजनाओं का निर्माण किया गया है। महिलाओं का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उत्तराखंड के बीते विधानसभा चुनाव में वो हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों ने विजय बनाकर अपने विश्वास को दर्शाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो अथवा हमारी राज्य की सरकार हो, महिलाओं के क्षेत्र में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। और आपने जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी देखा कि महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात्रा में वोट प्राप्त हुआ, और बिहार के चुनाव में भी यही देखने को मिला है। हम समझते हैं कि महिलाओं का जो मातृशक्ति का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, वो विश्वास 2027 में भी उसका प्रकटीकरण होगा और बड़ी मात्रा में मातृशक्ति का वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा कि हर चुनाव से पहले कांग्रेस को भगवान और हिंदुत्व याद आने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि जब से देश की महिलाएं भाग्य विधाता बनी हैं, उन्हें मोदी सरकार की हर नीति के केंद्र में रखा गया, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो या केंद्र की। नेहा जोशी ने कहा कि कांग्रेस आज महिलाओं पर फोकस की बात कर रही है, लेकिन पढ़ी लिखी, जागरूक और निर्णायक भूमिका निभाने वाली आधी आबादी को अब चुनावी प्रलोभनों से नहीं बहकाया जा सकता। महिलाओं ने बीजेपी को हर स्तर पर परखा है, स्वच्छता अभियान से लेकर जन धन योजना, किसान सम्मान निधि तक, जहां प्रदेश के पात्र किसानों में 50% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विकास की हर योजना के केंद्र में महिलाएं रही हैं और यही वजह कि महिलाएं दिल से भाजपा से जुड़ चुकी हैं।
आप देखेंगे कि हम हमेशा से देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं किसी प्रदेश में तो कांग्रेस को भगवान याद आने लगते हैं, वो हिंदू बनने लगते हैं। और उसी प्रकार से आज जब भारत की भाग्य विधाता महिलाएं बन गई हैं और उन्हें दिख रहा है कि महिला को केंद्र में रखकर जब मोदी जी ने कार्य किया अपनी हर नीति में, चाहे वो प्रदेश में सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, हर नीति के केंद्र में आप महिलाओं को पाएंगे और महिलाओं का भरपूर आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो आज कांग्रेस को महिलाओं की याद आ रही है और वो महिलाओं पर, जैसा आपने कहा कि एक तरीके से कटाक्ष करके कह रहे हैं कि हम उन पे फोकस करेंगे। तो देखिए, चुनाव के समय में आप इस तरीके के पैंतरे आजमाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आज की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, आधी आबादी है, निर्णायक भूमिका लोकतंत्र में निभाती हैं, आप इस तरीके से उनको कोई प्रलोभन दे सकते हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नैनीताल जिले के वन एवं खत्ते वासियों ने एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से राजस्व गांव बनाए जाने की मांग का ज्ञापन पत्र भेजा। इस दौरान जिले के विभिन्न वन क्षेत्र से आए वन अधिकार अधिनियम के तहत बनाई गई समितियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार को वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने FRA अधिनियम बनाया है, लेकिन उत्तराखंड में इसका उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे कि लोग अपने भूमि के मालिकाना हक से वंचित हैं। इससे सरकार से सभी लोगों ने मांग की है कि उन्हें FRA के माध्यम से राजस्व गांव का दर्जा मिले। जो आज एक यहाँ पर एकत्र होने का हमारा उद्देश्य है कि जो एक अधिनियम जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, वन अधिकार अधिनियम 2006, तो उसके तहत जो वनों में रहने वाले लोग थे उनके अधिकार कैसे मिलेंगे और कैसे उनके अधिकार दिलाए जाएं, और उस अधिनियम के जो जानकारी है, वैसे तो ये जानकारी देना शासन प्रशासन का काम है कि वो जानकारी हर जो वनवासी हैं उनको वो देंगे, क्योंकि जनजाति मंत्रालय भारत सरकार ने समय समय पर कई बार राज्य सरकारों को आदेशित किया गया कि भाई आप जहां भी ये वनवासी लोग हैं वहां पर आप जाएंगे। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर नगर निगम की तृतीय बोर्ड बैठक में वार्ड नंबर 3 के पार्षद ने ट्रांजिट कैंप की बढ़ती समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। पार्षद ने कहा कि ट्रांजिट कैंप की आबादी अब हजारों में पहुंच चुकी है, लेकिन वहां गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए मात्र 2 सरकारी राशन डिपो ही संचालित हो रहे हैं। पार्षद ने बैठक में यह भी सवाल उठाया कि जहां लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमी बनी हुई है, वहीं क्षेत्र में 5 सरकारी शराब की दुकानें खुली हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति समझ से परे है और इस पर तत्काल गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। रुद्रपुर नगर निगम की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई है और मेयर विकास शर्मा जी और पूरे बोर्ड के नेतृत्व में
रुद्रपुर की अनेक अनेक समस्याओं का समाधान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से बहुत सारी विकास की योजनाएं रुद्रपुर में आ रही हैं। मैं नगर निगम को और महापौर विकास शर्मा जी को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मुझे ध्यान है कि जब यहाँ पर नगर निगम की पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में मैंने प्रस्ताव रखा था, जिस विषय को पिछले 2 साल से लेता हुआ आ रहा था, कि रुद्रपुर का गांधी पार्क एक पार्क के रूप में विकसित होना चाहिए और यहाँ पर नशेड़िए, स्मैकिए, इस प्रकार के जानवर, गंदगी रहती है और उसका कोई जनता के लिए उपयोग नहीं हो पाता, केवल कुछ मेले लगने के अलावा। खबर रुद्रपुर से, जो नगर निगम की बोर्ड बैठक में पहुंचे विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में रुद्रपुर तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने महापौर विकास शर्मा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि महापौर अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में भी जहां उनकी आवश्यकता होगी वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के सामने अगली चुनौती वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव है। इस महासमर से पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचने का इंतजार है। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीट रिक्त है। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीटें भरी है। रिक्त सीट को भरने के लिए लंबे समय से कसरत चल रही है, लेकिन इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर CWC मेंबर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि अब तो चुनाव सामने आ गया है। वर्किंग मोड केवल 5 से 6 महीने का रह गया, उसके बाद चुनाव की तैयारी हो जाएगी। तो अब बनाए या ना बनाए, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ से लगी है। अब तो चुनाव आ गया। अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग मोड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है। तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं। प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। सर वोट चोर पौड़ी जिला प्रशासन और खेल विभाग के तत्वाधान में कंजौलिया खेल मैदान में आज 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन दिवस में 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। फुटबॉल मैचों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फाइनल में हरिद्वार और चंपावत की टीमें आमने सामने आई, जिसमें हरिद्वार टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए 1-0 से मुकाबला अपने नाम किया। अच्छा है। और जो हमारे जिला प्रशासन और खेल विभाग के तत्वावधान में यहाँ पे पौड़ी में राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की गई है और 14 से 17 तक ये प्रतियोगिता आयोजित की गई और आज इसका फाइनल मुकाबला है। और यहाँ के जो हमारे युवा हैं, जो लोग फुटबॉल प्रेमी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो प्रतिभाएँ आ रही हैं, उनके खेल को देखें। और क्योंकि पौड़ी में मैंने देखा कि फुटबॉल का काफ़ी अच्छा क्रेज है। जैसे कुछ हमारे जो पहाड़ी जनपद है, जैसे पिथौरागढ़ है, पौड़ी है, यहाँ पे फुटबॉल का काफ़ी अच्छा पहले से भी क्रेज रहा है। जब भी पौड़ी में फुटबॉल की बात होती है तो सबसे पहले कंडोलिया फील्ड का ही वो आता है, नाम याद आता है, मन में आता है। और जैसे मैं पौड़ी का ही हूँ तो मेरे लिए बड़ी हर्ष की भी बात है और गौरव का भी क्षण है कि आज मैं यहीं पर ऐसे मुख्य अतिथि यहाँ पे आया हूँ। और पौड़ी का मतलब जब भी फुटबॉल की बात होती है पौड़ी का नाम जरूर आता है कि आज से ही नहीं है, बहुत पहले से ही मतलब पौड़ी के काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं। सौरभ रावत है, गौरव रावत है, भंडारी है, जो अभी रिसेंटली खेल रहे हैं और जो काफ़ी पुराने हैं जिनको मैं नहीं जानता यहाँ से, बट मेरे फादर भी यहाँ यूनिवर्सिटी खेले हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा घर यहीं पास में है। तो पौड़ी में जब भी फुटबॉल होता है तो सबको पता होता है कि यहाँ अच्छा टूर्नामेंट होता है, बाहर से टीमें आती हैं। 6 से आए हैं बेसिकली। हम हरिद्वार से बिलोंग करते हैं और हमारी हरिद्वार की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है और हमें पौड़ी में आके बहुत अच्छा लगा। और हमारे टीम में ज्यादातर लड़के गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय के ही हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की टीम है एक तरह से, लेकिन हम हरिद्वार होकर नया रिप्रेजेंट। और हमें पौड़ी में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आयोजन कर रखा था हमने। और तो मेरी टीम के लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात है कि कोई नेशनल प्लेयर हमें इंस्पायर कर रहा है, हमें हमारे लिए वो ट्रॉफी शील्ड वगैरह
डिस्ट्रीब्यूट करने आया, ये हमारे लिए बहुत सम्मान है हमारे लिए। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आते हैं, देखते रहिए न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।